नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपकी तैयारी अच्छी तगड़ी चल रही होगी और निश्चित तौर पर 2024 में होने वाला एलडीसी एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट आप जरूर क्रैक करेंगे। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा को ही टारगेट करता है। पिछले 4 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन विभागीय परीक्षा के लिए दिए हैं। अब बारी है 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। पिछले कुछ दिनों से हम PYQ टारगेट कर रहे हैं। PYQ आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। आज का वीडियो में महाराष्ट्र सर्किल PSA 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेट बी का ये पेपर है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र सर्किल में पूछा गया था कि मेन सर्किट स्ट्रक्चर कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर की मुख्य सर्किट संरचना क्या कहलाती है? उसे हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं, उसे हम मॉनिटर बोलते हैं, उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं, उसे हम ब्लूटूथ बोलते हैं। जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी। याद रखिएगा, बहुत सारे जो फंक्शन हैं वो मदरबोर्ड से कंट्रोल किए जाते हैं और ये कंप्यूटर का मुख्य सर्किट या मेन सर्किट कहलाता है। इसी से लगभग पूरा कंप्यूटर जो है वो मैनेज किया जाता है। चलिए, इसका उत्तर सी है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज एन इथरनेट पोर्ट यूज? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सर्किल ने 2022 में 5-6 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर रिलेटेड पूछ लिए थे, इसलिए आपको वहां से भी पढ़कर जाना है। इथरनेट पोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? डिफरेंट टाइप के पोर्ट होते हैं, उसमें से एक पोर्ट होता है इथरनेट का। जैसे ऑप्शन ए में बताया है कि कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से जोड़ने के लिए। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर टू द सिस्टम, सिस्टम को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए। कनेक्टिंग पेरिफेरल, बाह्य उपकरण को जोड़ना। या क्रिएटिंग न्यू यूजर अकाउंट। जो इसका सही जवाब होगा, इथरनेट आपने सुना होगा, बीओएस में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो डिवाइसेस दिए गए हैं उसमें नेट भेजने के लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा ए। इथरनेट का उपयोग इंटरनेट से जोड़ने के लिए करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी पोर्ट यूज किए जाते हैं ये बेसिक जानकारियां होती हैं, इनको आप डेली यूज में लेते हैं तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में आपसे सवाल किया है, आपने नाम सुना होगा विंडोज का, ठीक है, बार बार आप नाम लेते हैं। आपने नाम सुना होगा मैकोस का, आपने लाइनेक्स का नाम सुना होगा। तो ये सभी जो है वो किसके उदाहरण हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के। बिल्कुल गलत हो जाएगा। वेब ब्राउजर कहलाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वेब ब्राउजर में बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे क्रोम, जैसे एज, ये सभी चीजें आती हैं। इसके अलावा वर्ड फाइल ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर वर्ड फाइलें कहलाती हैं। या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। विंडोज और लाइनेक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कंप्यूटर में GUI निम्नलिखित में से किसके लिए है? आपने देखा होगा कि GUI कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। इसे हम जनरल यूनिफाइड इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ग्रॉस अनक्लासिफाइड आइडेंटिटी बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि भाई जो यूजर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है किससे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सी नंबर में जो दिया है और ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपको वेबसाइट बताया गया है www.indiaport.gov.in। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का कोई यूआरएल आपको दिया जाता है, ये क्या चीज कहलाता है? यूआरएल है ये, एक्सेस कोड है ये, डायरेक्टरी है या सर्वर है? ये यूआरएल होता है, लिंक होता है, जहां पर आप क्लिक करके उस साइट को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी जानकारियां उस साइट में दी गई हैं वो एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये एक यूआरएल कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा है कि चंबल, बेतवा, केन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ध्यान रखना है कि चंबल, बेतवा और केन ये तीनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जीके के हैं, याद रखिएगा। जीके का सेशन ऑलरेडी हमारे पेड क्लासेस में भी चल रहा है और बहुत शानदार जीके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। वहां पर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है, वहां से जाके हमें संपर्क करके हम ऐसा जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र के बारे में एक बात बताऊं तो ऐसी नदी है जो भारत से उद्गम नहीं होती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दोनों बातें भी जो मैंने आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताई है, उनको भी याद कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, वेस्टर्न घाट आर आल्सो नोन एज, कि पश्चिमी घाट को इस नाम से भी जाना जाता है। इंडियन जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। बोला है सतपुड़ा, बोला है शिवालिक, बोला है सहाद्री या फिर मालवा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, इसके अलावा उत्तर और दक्षिण को कुछ नाम से जाना जाता है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई साहब पूर्वी भाग को, इसके अलावा उत्तरी भाग को, इसके अलावा दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट सहाद्री के नाम से इसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला है डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? नीलगिरी हिल्स, अन्नामलई हिल्स, इलायची की पहाड़ियां या गारो हिल्स? ये भी जी के क्वेश्चन है, इंडियन जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। डोडा बेट्टा का बात आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये नीलगिरी हिल्स का हिस्सा है, वहां पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन टारगेट करते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर का है। बोला है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? देखिए, हीराकुंड की बात कर रहा है, हीराकुंड हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट। देखिए, गोदावरी में है, कृष्णा में है, नर्मदा में है, महानदी में है। इसका जवाब हो जाएगा 9 का डी। देखिए, हीराकुंड जो है वो कहां पर है? महानदी में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और नदी आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है भागड़ा नागल। भागड़ा नागल में, और इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो भागड़ा नागल जो है वो सतलुज पर बना हुआ है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है और इन दोनों बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट किसकी किस्में हैं, किसके वैरायटी हैं? कोयला का। ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चारों जो पॉइंट बताए गए हैं ये कोयले के वैरायटी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर में आपसे पूछा है कि विच इज द अपर हाउस इंडियन पार्लियामेंट। आपसे उच्च सदन पूछेगा तो हमेशा राज्यसभा लगाना है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा? 21, 25, 28 या 30? डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
इसका 30 ईयर जो है करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 साल का उम्र होना चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए आपको 25 साल उम्र होना चाहिए। अगर आपको एमपी बनना है मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो आपका उम्र 25 साल होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए उम्र 35 साल निर्धारित की गई है। अगला है हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 है, 27 है, 30 है या फिर इसके अलावा लास्ट जो ऑप्शन दिया है वो 32 दिया है। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 25। अभी हाई कोर्ट की संख्या टोटल 25 है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। ये भी आप बात ध्यान रख सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं राष्ट्रपति का बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं गृह मंत्री का बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं और इन क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बताइए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संगीत का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र या खेल का क्षेत्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 15 का जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा साहित्य के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट अवार्ड दिए जाते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक चीज पढ़ लिया है, खासतौर से जीके में तो ध्यान ही रखिएगा, एक चीज यदि आपने पढ़ लिया है तो उससे आप कई क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ना आपको जरूरी होता है। इसीलिए अगर आप हमारे जीके क्लास देखेंगे तो वहां पे हम 30 क्वेश्चन करवाते हैं और 30 की जगह हम आपको उससे ज्यादा मतलब लगभग 100 क्वेश्चन बता के जाते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन से कथन सही हैं? देखिए पहला जो आपको स्टेटमेंट, अब आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया है कि पोस्टल सर्किल में प्रत्येक डाक क्षेत्रों डिवीजनों में बांटा गया है, कि ईच पोस्टल रीजन पोस्टल सर्किल इज डिवाइड इनटू डिवीजन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहानी है कि भाई सर्किल होता है, उसके नीचे रीजन होता है और उसके नीचे डिवीजन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सर्कल को डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ईच पोस्टल सर्किल इज डिवाइड इन पोस्टल रीजन, तो ये भी बात सही हो जाएगा। आपने क्या देखा कि क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन नंबर 1 कथन नंबर 2 ये दोनों बातें सही हैं। जो रीजन होता है उसको डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मैच द फॉलोइंग विथ देयर हेडक्वार्टर। कुछ आपको सर्किल के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो महाराष्ट्र का मुंबई में है तो एक का डी मतलब 4 हो जाएगा। कर्नाटक का बंगलौर में है तो इसके अलावा बी हमारा 3 हो जाएगा, मतलब ये वाला। मध्य प्रदेश का आपका भोपाल में है तो हमारा 3 का 2 हो जाएगा। राजस्थान का जयपुर में है तो आपका 4 का 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 23 सर्किल है, 23 सर्किल में सभी का आपको हेडक्वार्टर याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फैक्चुअली करेक्टेड। 18 नंबर क्वेश्चन में कुछ आपको तथ्य दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला आपको दिया है कि SSRM/SRM सभी के प्रशासनिक प्रभारी हैं डाकघर में। ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि SSRM की बात करेगा तो SRM जो है वो प्रभारी होता है RMS का, RMS डिवीजन का। डाकघर के प्रभारी SPOs कहलाते हैं, ये बात गलत हो गया। SSP और SP जो है वो इंचार्ज होते हैं RMS ऑफिस के और सेक्शन के। ये दोनों बातें गलत होंगी, ये बिल्कुल अपोजिट दिया गया है। इसी वजह से स्टेटमेंट 1
स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्टेड। तो कौन सा उत्तर? नाइदर वन नॉर टू इज करेक्टेड, ना तो एक और ना तो दो, दोनों सही नहीं है। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा है पीएनओपी का फुल फॉर्म क्या होगा? पीएनओपी पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। कब इसका शुरुआत हुआ? ध्यान रखिएगा, 17 अगस्त 2018 से इसका शुरुआत किया गया था। इसका फुल फॉर्म ने बताया पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, आपको दिया है ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSI एवरी पोस्ट ऑफिस इज गिवन, कि CSI लागू होने के बाद हर एक पोस्ट ऑफिस को दिया गया है सोल आईडी, फैसिलिटी आईडी, यूजर आईडी, पीओ आईडी। याद रखिएगा, जब से CSI लागू हुआ हर एक पोस्ट ऑफिस को एक फैसिलिटी आईडी दिया गया है। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है 21st, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, जिसे हम RMFM बोलते हैं, कैन बी इशूड टू अ वेंडर थ्रू वैलिड लाइसेंस इशूड बाय, कि एक विक्रेता को प्रबंधित फ्रैंकिंग मशीन, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन डॉट डॉट द्वारा जारी वैध लाइसेंस के माध्यम से ही किया जा सकता है। बताइए, वरिष्ठ पोस्टमास्टर, डाकघरों के सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ अधीक्षक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। याद रख लीजिएगा कि भाई साहब फ्रैंकिंग मशीन इशू करने का काम वरिष्ठ अधीक्षक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 22 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन के बारे में कौन सा सही है? पहला दिया है आपको स्टेटमेंट कि तारीख मोहर की छाप के साथ विज्ञापन प्रदर्शित हो सकता है। एन एडवर्टाइजमेंट में अपीयर अलोंगसाइड द डेट स्टाम्प इंप्रेशन। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, फ्रैंक इंप्रेशन लेख के दाहिना कोना पर होना चाहिए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर इंप्रेशन लगाया जाता है। 1 और 2 दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर देंगे। चलो अगला है, रजिस्टर्ड लेटर कैन बी डिलीवर, कि पंजीकृत पत्र निम्नलिखित में से केवल इसको ही दिया जाता है, इसको ही पहुंचाया जाता है। एड्रेसी, एड्रेस, एनीवन या नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा, जो आरएल होता है रजिस्टर्ड लेटर, वो केवल और केवल पता धारक को ही दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि पता धारक कोई मैसेंजर नियुक्त करता है तो उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन नियम आपको ध्यान रखना है, मैसेंजर नियुक्त नहीं किया है तो किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटेबल आर्टिकल इज करेक्टेड। जवाबदेह लेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑल पार्सल इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी आर प्रोसीड सैप इन पार्सल हब, कि बताइए कि साधारण पार्सल सहित सभी पार्सल हब में सैप के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अगला बताइएगा, बोला है ऑल अकाउंटेबल पार्सल प्रोसीड इन पार्सल हब। ये बात सही हो जाएगा। जो अकाउंटेबल आर्टिकल रहेंगे, जिन पर कोई चार्ज वगैरह देना होगा, पैसा वगैरह देना होगा, उनको सभी को पार्सल हब में प्रोसीड किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। मतलब 24 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो बोला है, निम्नलिखित में से किस आइटम के मामले में विदेशी डाक द्वारा संचरण के लिए बीमा अनिवार्य है? देखिए, आप यदि बैंक नोट भेज रहे हैं तो भी आपको बीमा करवाना है, कीमती पत्थर भेज रहे हैं तो भी आपको बीमा करवाना है, अगर आप आभूषण भेज रहे हैं तो भी आपको बीमा करवाना है। ये सभी बातें आपको समझ में आई। याद रखिएगा कि किसी भी आइटम का बीमा 1 लाख तक किया जा सकता है। क्या बताया मैंने? गोल्ड भेज रहे हैं, कॉइन भेज रहे हैं, उसका बीमा 1 लाख तक कर सकते हो। कहां पर? यसो में और एचओ में। बीओ में आप बीमा 600 तक कर सकते हो।
अगर करेंसी नोट भेजने की बारी आएगी तो आप 20,000 तक कैश नोट भेज सकते हो, याद कर लीजिएगा, बीमा करा के। चलिए, इसका उत्तर तो हम डी लगा देंगे और आगे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे और उसको कवर करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर सीमा शुल्क नियंत्रण किया जाता है? बताइए। आर्टिकल पोस्टेड इंडिया टू बी डिलीवर्ड इंडिया, ये आर्टिकल पोस्ट किया गया है इंडिया में और वितरित किया जाएगा इंडिया में, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, हम तो उस आर्टिकल पर सीमा शुल्क नियंत्रण करते हैं जो भारत के बाहर जाता है, याद रखिएगा। अगला जो आपको ऑप्शन दिया है कि आर्टिकल पोस्टेड इंडिया डिलीवर्ड आउटसाइड लिमिट ऑफ इंडिया, कि भाई पोस्ट तो किया इंडिया में लेकिन उसका वितरण जो है वो कहां किया जाना है? भारत की सीमाओं के बाहर। बात समझ में आ गई? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 27 नंबर का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है सीमा शुल्क विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर डाक विभाग निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है? सीमा शुल्क से कोई निर्देश, सीमा शुल्क विभाग से कोई निर्देश मिला, हम कौन सा कार्यवाही कर सकते हैं? कहने का मतलब है जो पोस्ट ऑफिस है कौन से एक्शन ले सकता है। जैसे आर्टिकल को रोक लेना, डिटेन ऑफ आर्टिकल, ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल, लेख को आगे भेज देना, रिटर्न टू ओरिजिन, लेख को लौटा देना, इसके अलावा सीमा शुल्क कलेक्ट करना। क्या ये चारों काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सीमा शुल्क विभाग से हमें चिट्ठी मिलेगी तो आर्टिकल को डिटेन कर लेंगे, आर्टिकल को आगे भेज देंगे, आर्टिकल को मूल देश को वापस कर देंगे, आर्टिकल पर कस्टम चार्ज भी कलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है पोस्टल अप्राइजर कौन होते हैं? भाई सीमा शुल्क विभाग में सीमा शुल्क के असेसमेंट के लिए प्रिंसिपल पोस्टल अप्राइजर और पोस्टल अप्राइजर निर्धारित किए जाते हैं। क्या कहानी है? बोला है सीमा शुल्क नियंत्रण के लिए डाक वस्तु को मूल्यांकन करने वाले डाक मूल्यांकन का कार्यालय निम्नलिखित में से किसमें है? फॉरेन पोस्ट ऑफिस में है, कस्टम कंट्रोल ऑफिस में है, जनरल पोस्ट ऑफिस में है, डायरेक्टरेट में है। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 28 का आपका ए। ध्यान रखिएगा क्योंकि भाई साहब सीमा शुल्क का असेसमेंट फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। ए नंबर का उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, बोला है कस्टम कंट्रोल में शामिल है, कस्टम कंट्रोल में कौन सी चीजें शामिल है? ऑप्शन ए दिया है ओपनिंग ऑफ पोस्टल आर्टिकल फॉर एग्जामिन, आर्टिकल को खोलना परीक्षण के लिए। अगला बताया है सीमा शुल्क लगाना, इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगला बताया है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सेंडर एड्रेसी, कि जो भी व्यक्ति अपने जो विदेशी आर्टिकल हैं वो कलेक्ट करना चाहता है तो वो दस्तावेज प्रस्तुत करके कर सकता है। तो सीमा शुल्क नियंत्रण में ये सभी चीजें हो सकती हैं, ए, बी और सी। इसी वजह से इसका उत्तर हम डी को करेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन स्थापना हुआ 1874, 9 अक्टूबर 1874। भारत ज्वाइन किया 1876। हेडक्वार्टर इसका बर्न स्विट्जरलैंड में, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 192 लगभग देश इसके अभी मेंबर हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट एरोग्राम आर करेक्टेड, एरोग्राम के संबंध में कौन सा सही है? एरोग्राम 3 ग्राम तक जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अगर एरोग्राम दिए गए नियम का पालन नहीं करता तो उसको हम पत्र ट्रीट करते हैं। पहला जो आपको विकल्प दिया है वो बोला है कि एरोग्राम विशेष रूप से एयरमेल द्वारा प्रेषित किया जाता है, कीमत इसका 20 रुपए है और इसका नाम एरोग्राम है, तो स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल है। सतही डाक में इस कैटेगरी पे कोई आर्टिकल उपलब्ध नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सरफेस मेल में एरोग्राम की कोई संबंधित श्रेणी नहीं है। 1 और 2 ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। हमको देखना है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्टेड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया।
चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटेबल आर्टिकल हो सकता है? अकाउंटेबल मतलब उस पर कोई चार्ज, जैसे VP हो गया, COD हो गया, तो स्पीड पोस्ट हो सकता है। कोई बिजनेस पार्सल है, हो सकता है। कोई आपका रजिस्टर्ड पार्सल है, वो भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसको 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 इन सभी को अकाउंटेबल के रूप में भेजा जा सकता है। अगला जो सवाल पूछा है, बोला है कि सीमा शुल्क के निर्धारण से संबंधित शिकायतों का निपटान करने के लिए कौन अधिकृत किया गया है? कंप्लेन रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आर हैंडल्ड बाय। 33 है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल पोस्टल अप्राइजर। ये सीमा शुल्क से संबंधित कोई शिकायत होता है, वो निपटान करते हैं। 34 है, 34 में आपसे पूछा है कि यदि आपको रसीद चाहिए, भुगतान की गई सीमा शुल्क की रसीद चाहिए, कौन सा कार्यालय ये कर सकता है? देखिए, पहला बोला है आपको कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस करेगा, दूसरा बोला है हेड पोस्ट ऑफिस करेगा। याद रखने वाली बात यह है कि भाई साहब, भुगतान की गई सीमा शुल्क की रसीद जारी करने के लिए ये दोनों कार्यालय, मतलब विदेशी डाकघर और प्रधान डाकघर, अधिकृत किए गए हैं। इसी वजह से इसका उत्तर हम सी को करेक्ट कर देंगे। 34 का सी है, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम वेट पूछा है किसी भी पोस्ट ऑफिस में, यदि किसी पत्र को अधिकतम कितने वजन तक जा सकता है? 4-2-4-2, ठीक है। 4 किलो से अधिक नहीं, 2 किलो से अधिक नहीं, 4 किलो से कम नहीं, 2 किलो से कम नहीं, 2 किलो से अधिक नहीं। इजी क्वेश्चन था। पत्र के बारे में आपसे एक सवाल पूछता हूं कि पत्र का अधिकतम साइज रोल फॉर्म में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है। सीपीयू का बात बताऊं तो ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। सी से होता है सेंट्रल, पी से होता है प्रोसेसिंग और यू से होता है यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कहां दिया है? सी में दिया है। कौन सा लगाएंगे? सी लगाएंगे। अगला है रैम के बारे में पूछा है। देखिए, आपने अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है तो आपने रैम सुना होगा, रोम सुना होगा। एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये कंप्यूटर के ही दोनों अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। रैम को हमने बोला रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। एक आपका मेमोरी होता है जो कि कंप्यूटर को एक्सेस करेगा, एक होता है जो कि डाटा को स्टोर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है और यहां पर आपसे पूछा है 1 मेगाबाइट कितना कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं 1 MB बराबर कितना होता है। तो जब आपसे कभी 1 MB पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि 1 MB जो है वो 1024 केबी के बराबर होता है, ठीक है। कभी आपसे पूछे कि 1 GB बराबर कितना होता है तो आपको ध्यान रखना है कि 1024 MB बराबर होता है 1 GB। कभी आपसे ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती जाती है। कभी आपसे पूछेगा कि 1 TB बराबर कितना होता है तो आपको बताना है कि 1 TB बराबर होता है 1024 GB, ठीक है। इसे मैं 1 TB लिख देता हूं। अगर आपसे कभी पूछे कि भाई साहब 1 PB बराबर कितना होता, जिसे हम पेटाबाइट बोलते हैं, TB को हम टेराबाइट बोलते हैं, 1 PB बराबर पूछेगा तो आपको बताना है कि भाई साहब 1024 TB, ठीक है। यह कहानी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया है आपका ए। और अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इनपुट मतलब जो बाहर से हम आदेश देंगे, आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर हमें निकाल के देता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। देखिए, इनपुट कौन कौन से नहीं है, ठीक है। मतलब 4 दिए हैं तो 4 में से एक इनपुट नहीं होगा और बाकी जो है इनपुट हो जाएंगे। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो है एक इनपुट है, ठीक है। इसके अलावा आपका माउस इनपुट है,
इसके अलावा बारकोड स्कैनर भी इनपुट है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट है। याद कर लीजिएगा 39 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, बोला है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। पहला विकल्प को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है, कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा जो एक भौतिक संरचना है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ये हमें अच्छे तरीके से पता है, हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया हुआ है। अगला जो है कि फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फ्लेक्सिबल पार्ट क्या सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये गलत हो गया। ठीक है। अगला बोला है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपड़े नहीं होता। वे निर्देश जो कंप्यूटर बताते हैं कि हमें क्या करना है उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सुटेबल ऑप्शन है, उपयुक्त ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, बोला है केबीपी में प्रीमेच्योर क्लोज विच द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित में से किस मामले में केबीपी को समय से पहले बंद किया जा सकता है, बताइए। आफ्टर 2.5 ईयर, बिल्कुल याद रखिएगा। वर्तमान में केबीपी का मेच्योरिटी पीरियड 115 महीना है। 115 महीना बोलूं या 9 साल 7 महीना बोलूं, ये आपको ध्यान रखना है। इस खाते को पीएमसी करवाना है, 2.5 साल के बाद इस खाते को आप पीएमसी करवा सकते हो। करंट में कितना ब्याज दर चल रहा है केबीपी पर, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई लगता है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई चीज आपको गलत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। ऐसे कमेंट को मैं प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपको विभागीय परीक्षा संबंधित मटेरियल देगा और विभागीय परीक्षा संबंधित अपडेट भी देगा। चलिए, इसका उत्तर हो गया है ए, और अगला क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कैन बी अवेल ऑन रिक्वेस्ट, कि भाई पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कौन सी सुविधा मिलेगी। एटीएम भी अभी मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग सब मिल जाएगा, ये सभी आप ले सकते हो। अगर कोई नहीं देता तो भाई आप इंडिया पोस्ट पे जाके कॉल करके संपर्क कर लेना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज अ जॉइंट ए अकाउंट, जॉइंट ए खाता क्या होता है। देखिए, एक होता है जॉइंट बी और जॉइंट ए। जॉइंट बी में क्या होता है कि जितने अकाउंट होल्डर हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति आके संचालित कर सकता है। जॉइंट बी में होता है कि यदि 2 हैं तो दोनों में से कोई एक आके पैसा निकाल सकता है, जमा कर सकता है। जॉइंट बी में ऐसा रहेगा, ठीक है, बी में। और जॉइंट ए में क्या होता है कि जितने अकाउंट होल्डर हैं उन सभी को आना पड़ेगा, कि खाते को प्रत्येक मामले में सभी खाता धारक द्वारा संचालित किया जाएगा। कहानी आपको समझ में आई कि भाई 43 का हो जाएगा आपका बी, कि ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं तो दोनों को आना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। अब बी में ऐसा नहीं होता। बी में अगर 2 जन मिलकर खाता खुलवाते हैं तो एक जन भी आके पैसा निकाल सकता है, जमा कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीपीएफ के संबंध में कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प को रीड कर लेते हैं। बोला है ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर कैन रिटेन मैच्योरिटी वैल्यू विदाउट फर्दर डिपॉजिट एट अप्लीकेबल पीपीएफ रेट। गलत छांटना था, पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कि पीपीएफ को 15 साल के ब्लॉक के लिए बढ़ा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के संबंध में कौन सा सही है। कुछ आपको कथन दिए हैं, कथन को पढ़ते हैं। न्यूनतम जमा 250 रुपए करना है, अधिकतम आपको 1.5 लाख करना है और 50 के मल्टीपल में करना है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 जमा करेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। खाता खोलने की तारीख से 15 बार पूर्ण होने तक जमा किया जाता है, ये बात आपको सही है और याद रखना है। ध्यान रख लीजिए कौन सा सही मिला, 1 और 3। देखते हैं भाई कहां दिया है, सी में दिया है, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करिए। बचत का माध्यम बताया है और बताया है कि इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट की गणना कैसे की जाती है। जो 5 ईयर टीडी है उसको हम कैसे गणना करेंगे, गणना करेंगे त्रैमासिक, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा।
टीडी में ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाती है। क्या ये बात सही है? एक का मैं बी लगा दूं? बिल्कुल लगा दूंगा। एससी एसएस में ब्याज की गणना कैसे की जाती है? तिमाही की जाती है और तिमाही में ही भुगतान कर देंगे। तो दो का मैं सी लगा दूं? बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एमआईएस में ब्याज आपको मंथली दिया जाता है, मैं ए लगा दूं? बिल्कुल ए लगा दिया मैंने। इसके अलावा अगला है आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इस पर ब्याज की गणना एनुअली की जाती है, ये हम डी लगा दें, मतलब डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक का बी, दो का आपका हो गया सी, तीन का आपका हो गया ए और चार का आपका हो गया है डी, है ना, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, बोला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विभिन्न प्रकार के उत्पाद सेवा प्रदान करता है, कौन सा आईपीबी में उपलब्ध नहीं है? बिल भर सकते हो, चालू खाता खुलवा सकते हो, डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो 48 देखो, कौन सा एक भुगतान बैंक नहीं है? 48 नंबर इंपॉर्टेंट है। एयरटेल पेमेंट बैंक, ये पेमेंट बैंक है। एनएसडीएल भी है, इंडिया पोस्ट भी है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सीडीएसएल कोई पेमेंट बैंक नहीं है। 49 नंबर है CN22 और CN23 का उपयोग क्या है? CN22 अगर 300 या 300 एसडीआर से नीचे का वैल्यू है तो इस कस्टम फॉर्म का उपयोग करेंगे। अगर 300 से ऊपर है, 301 है, तो इसका उपयोग करेंगे CN23 का कस्टम फॉर्म के लिए। कौन सा उत्तर? फॉर्म फॉर कस्टम डिक्लेरेशन। इसका उत्तर बी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है। पूछा यह गया है कि डिपार्टमेंट जो है 25% का डिस्काउंट प्रदान करता है कॉर्पोरेट कस्टमर को, जो कॉर्पोरेट बीएनपीएल कस्टमर होते हैं, मंथली रेवेन्यू कितना देना पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं। 50,000 से लेकर अगर वह 5 लाख तक बिजनेस देता है तो ध्यान रखिएगा उसको हम 10% का छूट देंगे। 5 लाख से 25 लाख के बीच में उसको हम 15% देंगे। 25 लाख से उसको हम 1 करोड़ तक 20% देंगे। ध्यान रखिएगा 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में उसको हम 25% देंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा 50 का सी करेक्ट हो जाएगा। 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अधिकतम जो डिस्काउंट है वो 30% का है। अगर 5 करोड़ से भी ऊपर रहता है तो 30% डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर का, ऑथराइज्ड बैलेंस इन पोस्ट ऑफिस इंक्लूडेड, कि अधीक्षक जो है किसी भी डाकघर में कितना बैलेंस रखना है ये हमको बताते हैं। अब ये पूछा है कि ऑथराइज्ड बैलेंस जो होगा क्या उसमें कैश शामिल होता है या उसमें टिकट भी शामिल होता है? देखते हैं। मिनिमम कैश बैलेंस, मैक्सिमम कैश बैलेंस, मैक्सिमम कैश बैलेंस टू बी हेल्ड पोस्टेड अदर स्टाम्प, ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देख लो भाई साहब, एसओ के काउंटर में अधिक पाई गई राशि के अंतर्गत दर्ज की जाती है। द अमाउंट फाउंड एक्सेस इन काउंटर एसओ इंटर्ड, कहां पे इंटर करेंगे? यूसीआर, मिसलेनियस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर एक्स्ट्रा कैश मिलता है तो हम या तो यूसीआर जिसे हम बोलते हैं अनक्लासिफाइड रिसिप्ट, या फिर हम किसी मिसलेनियस जीएल में डालकर इसका निपटान कर सकते हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला है प्रिजर्वेशन पीरियड नॉमिनल रोल का परमानेंट रखा जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। कुछ और चीजें बता दूं तो आदेश पुस्तिका 3 साल रखी जाती है। अगर वर्क पेपर बताऊं तो 18 महीना, अटेंडेंस अरेंजमेंट रजिस्टर 18 महीना, बाकी जो चीजें हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा। 54 नंबर है, लावारिस अपंजीकृत लेख इतने दिनों के बाद आरएलओ भेजेंगे, 7 दिन याद रखिएगा। कोई भी अनक्लेम अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है 7 दिन के बाद आरएलओ भेज देंगे, आरएलओ में उसका निपटारा हो जाएगा। अगला है 55 नंबर का, पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक कंटेन, पोस्टमास्टर ऑर्डर बुक में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? ऑप्शन ए में दिया है कि कोई भी कर्मचारी अगर अनुपस्थित है तो उसका अस्थायी व्यवस्था कैसे किया गया है, यह आपको ऑर्डर बुक में नोट करना है। असामान्य जो घटना है वो भी ऑर्डर बुक में नोट करना है। कोई स्टॉक और बैग की त्रैमासिक परीक्षा का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ क्वार्टरली एग्जामिनेशन ऑफ स्टॉक एंड बैग, इसको भी आपको ऑर्डर बुक में नोट करना है। ये सभी चीजें
ऑर्डर बुक नहीं, पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक में नोट की जाती है। अगला आपसे पूछा है किफ के बारे में, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल इसको बोलते हैं। याद रखिएगा जब भी कोई व्यक्ति अकाउंट खुलवाता है तो सबसे पहले उसका कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल ही बनाया जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं ए नंबर में हमें दिया है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। 57 नंबर देखिएगा, एसएसए खाता खोलने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम जमा 250 हो जाएगा, अधिकतम के बारे में मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख जमा कर सकते हो। पूछा है 58 नंबर का है सीबीएस इन्वायरमेंट कमीशन टू एजेंट आर पेड। ध्यान रखिएगा कि जो एजेंट होते हैं सीबीएस खातों के, उनका जो पैसा होता है उनके बचत खाते में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेरा जो पिछला पीडीएफ था, मैंने पीडीएफ दिया था पेड स्टूडेंट को, वहां पर अगर ऑप्शन डी लगा होगा तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा अगर मुझे कोई देख रहा होगा तो, ठीक है। क्रेडिट टू देयर सेविंग अकाउंट। 59 नंबर क्वेश्चन है सीटीएस का मतलब पूछा है। याद रखिएगा सीटीएस का आपको फुल फॉर्म बताना है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑप्शन का चयन करना है। देखिए क्या बोला है, बोला स्पीड पोस्ट बारकोड सामान्यतः ई से शुरू होता है और ई के बाद उस सर्किल के नाम का पहला अक्षर होता है जहां पर पुक किया जाएगा, ये सही है। पंजीकृत जो बारकोड होता है आर से शुरू होता है और उसके बाद उस सर्किल का नाम का पहला अक्षर होता है जहां पर सामान बुक किया जाएगा, ये दोनों बातें सही होंगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र सर्किल में काफी शानदार यूनिक अद्वितीय क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेड वाले आइकन को दबाकर। स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिख रहा है वो पीडीएफ 80 सेट से ज्यादा चाहिए। इसके अलावा आपको पेड क्लासेस में बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन करिएगा 7610685690। इस नंबर पर संपर्क करके हमारे पेड क्लासेस में जुड़ सकते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।